अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अज़िल मक्कतल मुकर्रम इन्नका या मुकीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वरहमना बिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव। रिफ्रैक्शन, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट। रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है ना। हम एक ग्लास स्लैब मान लेंगे, मानिए आपका ग्लास स्लैब है, इस पे एक वेव फ्रंट जो है वो इंसिडेंट है, और वेव फ्रंट का बेटा नाम रखेंगे हम ए बी। अब मानो टाइम टी में ये वेव फ्रंट में जो सेकेंडरी वेवलेंथ्स डाले वो यहां पहुंचे इस पॉइंट पे, इंटरफेस पे। किस पे? इंटरफेस। तो इसका मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 मानूंगा, और इसमें जो वेलोसिटी है बेटा मेरा लाइट की, मैं वो v1 मानूंगा। सो जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी इट विल बी v1 t। इट विल बी v1 t। अब जो यहां पे आपके पास ये मीडियम है, यहां से इस मीडियम से भी वेवलेट्स निकलेंगे, लेकिन वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो v1 t नहीं होगा। वो कितना होगा बेटा मेरा? वो होगा v2 t। कितना होगा? v2 t। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी डिफरेंट है, यानी जिस टाइम में यहां से यहां चलेगा इस टाइम में उतना नहीं चलेगा, उससे काम चलेगा। यानी अब जो नया वेव फ्रंट की पोजीशन होगी वो इस टेंजेंशियल एनवेलप से बनाएंगे, वो हो गई है। और यहां से यहां तक बेटा मेरा डिस्टेंस कितनी होगी? v2 t। कितनी होगी? v2 t। बात करिए यहां तक समझ, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर। जो रेडियस होता है वो इसकी प्रोपगेशन की क्या होता है? सो ये ए बी है, और ये जो नई वेव फ्रंट आई इसका नाम क्या होगा? सी डी। सो क्लियरली आपके पास ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सी डी इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है ना, सी डी। तो ये इसको इंसिडेंट दे रही बाय एंगल आई, ठीक है ना, और जो ये इसके साथ रिफ्रैक्ट हो रही है बाय एंगल R, where R is the angle of refraction. What are we supposed to prove? We are supposed to prove that sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant. ठीक है ना, that's equal to refractive index. इन्हें हमें प्रूव करना है sin I by sin R बराबर होता है μ2 1। बातें समझ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो बेटा मेरा बराबर होता है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अरे आपको बात समझ क्या? ठीक। तो इसका मतलब है अगर आपके पास sin i बाय sin r भी निकलेगा इसके बराबर, और μ1 तो इसके बराबर है ही है, तो आप ये कह सकते हैं कि म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम फर्स्ट बराबर है sin i बाय sin r। तो पहले मैं देखूंगा कि v1 बाय v2 किसके बराबर निकलेगा। देखिए इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, अगर ट्रायंगल एबीडी में देखूंगा साइन आई किसके बराबर है? परपेंडिकुलर। व्हाट्स परपेंडिकुलर? बीडी डिवाइडेड बाय व्हाट्स बेस? एडी। ठीक है बेटा, इट इंप्लाइज साइन आई इज इक्वल टू बीडी किसके बराबर है? b1t डिवाइडेड बाय एडी। ठीक है बेटा, इसको नाम रखो ए। क्या नाम रखो इसको? और फिर देखो इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसी, अगर आप एसीडी ट्रायंगल में देखोगे, एसीडी ट्रायंगल में आप देखोगे साइन आर किसके बराबर है? साइन आर बराबर है परपेंडिकुलर, दैट्स एसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट इज एडी। इट इंप्लाइज साइन आर बराबर है एसी किसके बराबर है बेटा? v2t डिवाइडेड बाय एडी किसके बराबर है? एडी के। इसको क्या नाम रखा हमने? बी। क्या ठीक? यहां तक क्लियर है बेटा मेरा? यहां तक क्लियर है? हाँ। डिवाइडिंग ए बाई बी, डिवाइडिंग ए एंड बी। देखिए बेटा बिल्कुल हनी है, ये सब कुछ हनी होता है, अलबत्ता बेसिक्स कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। डिवाइडिंग ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा? साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर आ जाएगा? v1t बाई एडी डिवाइडेड बाई v2t बाई एडी। एडी एडी क्या हो जाएगा? टी टी क्या हो जाएगा? v1 बाई v2। लेकिन v1 बाई v2 को मैं लिख सकता हूं ना c बाई v1
डिवाइडेड बाय सी बाई V2 डिवाइड बाय सी बाई V1, मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको। सी क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये V1 चढ़ेगा ऊपर। सी बाई V1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने किस्मों का होता है, दो किस्मों का। क्या क्या, रिफ्रैक्टिव एंड रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव, हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो पहला मीडियम हम मानते हैं वो वैक्यूम होता है। सो म्यू2 बराबर होता है सी बाई वेलोसिटी इन दैट मीडियम। सो सी बाई V2 किसके बराबर होगा, म्यू2 के। किसके बराबर होगा, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। और सी बाई V1 किसके बराबर होगा, म्यू1। और बाय द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर है, म्यू2 1 के। इसका मतलब है साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर आया, म्यू2 1 के। यानी इट्स अ कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, सो irrespective of the angle of incidence and angle of refraction, your sin I by sin R remains always constant, and that constant is known as refractive index. And for a pair of media, if you have different angles of incidences and different angles of refractions, they will be in such a manner that their ratio will always remain constant. That's what law of refraction says. That if you have a pair of media and there's an incident ray that is incident at some angle, say I, and we have a refraction such that angle of refraction is R, the ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will always remain constant. We proved that using Huygens principle. That's the beauty of wave optics, because we are able to get a detailed description or the detailed explanation of the laws that we have studied before about optics. That's why wave optics is an important thing to study. Although the wave nature is not the only nature that would explain all the phenomena associated with light. Wave optics से आपको सारी चीजें explain नहीं होगी, उसके बाद आपको ड्यूअल नेचर का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है। लेकिन इस चीज से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है। जैसे हमने रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपने आज तक पढ़ा था, लेकिन प्रूफ नहीं देखा था, इससे हम इसको प्रूव कर पाए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो आपने पढ़ा था, लेकिन आपने इसको प्रूव आज तक नहीं किया। लेकिन वेव ऑप्टिक्स हाइजेंस प्रिंसिपल से आपने इसको प्रूव भी किया। इसी तरह आप डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऐसे फिनोमेना जो आप देखेंगे इंशाल्लाह मुस्तान, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के बाद पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको आप प्रूव कर पाएंगे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है, जिस चीज से यह साबित होता है कि लाइट की वाकईतन वेव नेचर होती है। लेकिन चूंकि कुछ फिनोमेना हमारे एक्सप्लेन नहीं होते वेव नेचर से, वो पार्टिकल नेचर से होते हैं, दैट्स व्हाई फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं दैट इट हैज गॉट द ड्यूअल नेचर। It has got the dual nature. That's all for today. Assalamu alaikum.